So now it is time to start the session. Before starting the session, first of all, I would like to know you. Today is the last session of our GST session because we have completed all the training agenda which are there in your syllabus. तो अगर आपको कोई क्वेरी रहेगा लास्ट सेशन में तो मैंने एक चीज रखा है आज के एजेंडा में। जो भी आपको क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है तो आप डेफिनेटली आज पूछ सकते हैं आप। क्योंकि आज जो आपका ट्रेनिंग कंटेंट है ओनली प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड है। किस तरीके से आपको जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने हैं, टैली में एडजस्टमेंट कैसे करने हैं। एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज और भी मैंने एजेंडा में वो चीज मेंशन नहीं किया था, बट सडनली मुझे वो चीज ध्यान आया कि मुझे ये चीज भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। रिसेंटली फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से जीएसटी में एक नया चेंजेस आया है, दैट इज QRMP स्कीम, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। तो क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम क्या है, कौन सी टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है, उसका फाइलिंग प्रोसीजर क्या है, तो ये सब चीज भी मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। So the very first topic which we are going to start with GSTR1। आप सभी को मैंने GSTR1 के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है कि GSTR1 एक आउटवर्ड सप्लाई है, यानी कि सेल्स के रिटर्न को फाइल करने के लिए। और GSTR1 से रिलेटेड ट्रांजेक्शनल एंट्रीज किस तरीके से हमें टैली में प्रोसेस करने हैं, अलग अलग सेक्शन वाइज सप्लाईज लाइक B2B, B2C, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, ये सभी ऑल टाइप्स ऑफ सप्लाई related to GSTR1 invoices we have already completed in Tally system. Now it is the question to file the GSTR return to the GST portal. तो GSTR1 फाइलिंग यानी कि हम लोग जो भी सेल्स की इंफॉर्मेशन हमने मेंटेन किया है उस इंफॉर्मेशन को हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करने जा रहे हैं, यानी कि फाइलिंग कर रहे हैं। उन्हें हम बता रहे हैं कि हमारा टोटल आउटवर्ड सप्लाई इतना डिक्लेयर हुआ है, ये अलग अलग हमारी सप्लाईज है। तो GSTR1 every registered dealer is required to file the GSTR1 return for each month or quarter as applicable. The return contains the detail of outward supplies made during the particular tax period. यानी कि जो भी GST के रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उन सभी को GSTR1 रिटर्न फाइल करने हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि उनका क्वार्टरली रिटर्न है या फिर मंथली रिटर्न है, ठीक है, बट उनको अपने GSTR1 फाइल करने पड़ेंगे पर्टिकुलर वो टैक्स पीरियड में जो भी उन्होंने सप्लाई सेल्स की है उसके सारे डिक्लेरेशन देने। अब इस GSTR1 में एक न्यू चेंजेस और आया, QRMP यानी कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। The Central Board of Indirect Tax and Customs, that is CBIC, introduced the quarterly return filing and monthly payment of tax, that is QRMP, scheme under the Goods and Service Tax to help the small taxpayer whose turnover is less than 5 crores. The QRMP scheme allows the taxpayer to file GSTR 3B on quarterly basis and pay tax on monthly basis। यानी कि GST में ये जो नया स्कीम आया दैट इज क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, अभी तक जो हम 3B फाइल कर रहे थे वो हम मंथली बेसिस पे ही फाइल कर रहे थे। उसमें ये स्कीम था कि आपका GSTR1 जो है वो क्वार्टरली फाइल कर लीजिए या फिर मंथली फाइल कर लीजिए, वो आपके टर्नओवर के ऊपर था। बट गवर्नमेंट ने एक चेंजेस किया फ्रॉम 1 जनवरी 2021 कि ऐसे टैक्स पेयर जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से एबव है, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है
तो फिर उन्हें क्या करना है, मंथली GSTR1 फाइल करना है और मंथली GSTR3 भी फाइल करना है। लेकिन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनके लिए यहाँ पे क्वार्टरली GSTR1, क्वार्टरली GSTR3 भी, बट मंथली पेमेंट उन्हें करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर दिया, पेमेंट के लिए उसमें मंथली पेमेंट स्कीम डाल दिया कि आप फिक्स इंस्टॉलमेंट कर सकते हो या फिर आप सेल्फ असेसमेंट बेस पे जा सकते हो। तो ये QRMP स्कीम क्या कहता है आगे, अभी तो हमने यही समझा कि जो टैक्स पेयर है जिनका 5 करोड़ से कम टर्नओवर है उनके लिए ये एक ऑप्शन आ गया, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। The taxpayer who's opted the quarterly payment, quarterly return and monthly payment scheme can use the invoice furnishing facilities, that is IFF। यानी कि जो भी टैक्स पेयर इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं उन्हें एक ऑप्शन और मिल जाता है, दैट इज IFF, यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज। अगर उनका कोई B2B सप्लाई है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस अगर सेल कर रहे हैं, तो उन्हें पर्टिकुलर मंथ में IIF फाइल करना पड़ेगा। ये GSTR1 की ही तरह होता है, बट इसके अंदर ओनली B2B सप्लाई और क्रेडिट नोट डेबिट नोट का ही फाइलिंग किया जाता है। तो वी allow to quarterly GSTR1 filers to upload their invoices every month. One should keep the following points in mind before utilizing the IFF। यानी कि कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखना है। क्या है कि जब आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो आप इस स्कीम का बेनिफिट भी लेना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है कि आपकी जो B2B सप्लाई है, यानी कि B2C का डिक्लेरेशन तो आपको क्वार्टरली करना है, लेकिन जो B2B सप्लाईज हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जिनको सामने क्रेडिट लेना है, उसके लिए आपको एक IFF यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज में B2B सप्लाईज का डिक्लेरेशन मंथली बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। आप IFF फाइल करने जा रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट है, क्या चीज आपको ध्यान रखना है, द IIF कैन बी यूटिलाइज ओनली द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर। डेफिनेटली, यानी कि जो क्वार्टरली आपका टोटल 3 months का होता है क्वार्टर, तो फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ में जो भी आपके B2B सप्लाईज है उसका डिटेल आपको IFF में फाइल करना है। जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट मंथ है आपका उस पर्टिकुलर क्वार्टर का, उसमें आपको GSTR1 में ही डिक्लेयर करना है, उसमें GSTR1 ही ओपन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द इनवॉइस रिलेटेड टू द लास्ट मंथ ऑफ क्वार्टर आर अपलोडेड इन GSTR1 रिटर्न ओनली। यानी कि जो भी आपके लास्ट 2 months के इनवॉइसेस अगर आपने IFF के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है तो GSTR1 में ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। जो आपके लास्ट मंथ का जो क्वार्टर रहेगा उसमें पर्टिकुलर 2 months में जो भी आपने B2B सप्लाईज के डिक्लेरेशन किए या फिर आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स फाइल किए, वो ऑटोमेटिकली आपकी GSTR1 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली B2C सप्लाईज का डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज अ requirement to upload the invoices in GSTR1 if the same has been uploaded in IIF। यानी कि क्या है इसमें, अगर आपने IIF के अंदर अपलोड कर दिया है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको GSTR1 में अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था। The taxpayer has to submit B2B invoices detail of sales transaction, both interstate and intrastate, along with the debit and credit notes,
ऑफ B2B इनवॉइसेस इशूड ड्यूरिंग द मंथ। यानी कि आप आई सॉरी IFF के अंदर जो आप फाइल करना चाहते हो उसमें आपको B2B के इनवॉइसेस, चाहे वो इंटर स्टेट के हो चाहे वो आपका इंट्रा स्टेट का हो, उसकी डिक्लेरेशन आप IFF के अंदर कर सकते हैं। प्लस उससे रिलेटेड डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी आप फाइल कर सकते हैं। The total net value of the invoices can be uploaded in restricted to 50 lakhs per month। यानी कि 50 लाख से ज्यादा का आपका इनवॉइस अपलोड नहीं होना चाहिए इन पर्टिकुलर 2 मंथ्स। तो जो आपका IFF का जो लिमिट है पर इनवॉइस वैल्यू या टोटल इनवॉइस वैल्यूज की हम लोग बात कर लेते हैं, तो 50 लाख से ज्यादा अगर वैल्यू होती है तो फिर वो IFF के अंदर फाइल नहीं कर सकते आप। उससे कम होगा तो ही आप फाइल कर सकते हैं। हाँ, इसको पार्शियली डिवाइड करके 2 मंथ्स में जनरेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। The details submitted in IFF will be reflected in GSTR 2A, GSTR 2B, and GSTR 4A and GSTR 6A. The recipient as the case may be। यानी कि आपने जो IFF के अंदर जो भी इनवॉइसेस पर्टिकुलर मंथ्स में अपलोड किए, तो उसका बेनिफिट जो रिसिपिएंट्स है उसके GSTR 2 में क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा और वो उसका क्रेडिट बेनिफिट ले सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द इनवॉइस furnishing facility will come into effect from 1st of January 2021। यानी कि ये जो IFF का जो फैसिलिटी है ये इफेक्ट कब से हुआ है? फ्रॉम 1st of January 2021 से ये स्कीम लागू हुई है। और ये स्कीम आने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल को माइग्रेट कर दिया गया है आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंग। उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है कि आप चाहते हो स्टिल मंथली मेंटेन करना, तो आप वहां से चेंज भी कर सकते हो। तो जैसे अगर आप चेंज करोगे आपके पूरे पोर्टल के फंक्शनैलिटीज क्वार्टरली से मंथली में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग सिस्टम वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो IFF जो फैसिलिटीज है किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। और जब हम फाइल करेंगे तो सप्लायर अपनी इंफॉर्मेशन डिटेल कैसे फर्निश करेगा। तो सबसे पहले इसमें जिसका एनुअल टर्नओवर 1.5 CR से कम है और उस स्कीम के अंदर वो चाहे तो वो भी इसका बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, एक्चुअली टोटल टर्नओवर का इसका कंडीशन है 5 lakhs का, लेकिन अगर 1.5 CR से भी कम है तो भी इस स्कीम के अंदर वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले सप्लायर्स अपने डिटेल्स को फर्निश करेगा। GSTR 1 क्वार्टरली उसे फाइल करना है। पर्टिकुलर 2 मंथ्स में उसे IIF रिटर्न्स फाइल करने हैं, जिसमें B2B सप्लाई क्रेडिट नोट डेबिट नोट उसको फर्निश करना है। जैसे वो अपनी इंफॉर्मेशन को फर्निश करेगा उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रिसिपिएंट्स के क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाएगी। रिसिपिएंट के क्रेडिट लेजर में नहीं, क्रेडिट व्यू रिपोर्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगी, जो काउंटर पार्टी वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स। तो उसको IFF का जो डिटेल है 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक उसे अपलोड कर देने हैं डिटेल, and that detail will reflect into GSTR 2A as the detail has been furnished in IFF। जो भी अपलोड इंफॉर्मेशन उसने किया है उसको 1st of क्वार्टर में एक इंफॉर्मेशन उसे दिख जाएगी कि ये इनवॉइसेस अपलोड हो गए हैं। ठीक है, और ऑटोमेटिकली उसके GSTR 1 में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो काउंटर पार्टी वेरिफिकेशन है उसमें एक स्टेटस ऑफ रिटर्न फाइलिंग का भी मार्किंग आता है, उसमें यस एंड नो मार्किंग उसी के अकॉर्डिंग दिखता है। अगर उसका
फाइलिंग हो गया है GSTR1 तो उसे मार्क यस बताएगा। उसका 3B फाइलिंग अभी अभी तक नहीं हुआ है तो उसे नो बताएगा। और अगर B2B डायरेक्टरीज में पर्टिकुलर मंथ्स में ही उसने फाइल किया है तो उसका रिटर्न रिफ्लेक्ट दोनों ही दिखाएगा कि 3B भी फाइल हो गया, GSTR1 भी फाइल हो गया। ठीक है, तो uploaded all the 3 months invoices will reflect in GSTR1 एंड देन उसका थर्ड मंथ में जो रिटर्न रिफ्लेक्ट करेगा वो तो ऑटोमेटिकली उसके सारी इंफॉर्मेशन फर्निश हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग वो क्रेडिट बेनिफिट ले सकता है। तो ये है एक प्रैक्टिकल सिस्टम किस तरीके से जो पोर्टल काम करता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके पेमेंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पेमेंट करना है ये तो हो गया रिटर्न फाइल करने का सिस्टम। अब जो पेमेंट करना है, द टैक्स पेयर हैज टू डिपॉजिट द टैक्स यूजिंग EMT6 by 25th of the following month for the first and second month of the quarter। यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ के क्वार्टर के लिए उसे EMT6 के अंदर उसे अपना पेमेंट फाइल करना है। And the taxpayer can pay their monthly tax liability either in the fixed sum method, that is fixed installment method, which will be auto populated, that is 35%. So also populated as a 35% challan method by, are use the self assessment method। यानी कि यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिया। एक ऑप्शन तो ऐसा दिया कि आप अपने आउटवर्ड सप्लाई का डिक्लेरेशन खुद करें, यानी कि आपने सेल्स कितना किया, आपने ओवंस में परचेस कितना किया और उसका डिफरेंशियल फिगर इन सेल्फ असेसमेंट आप गवर्नमेंट को भर दें 2 महीने के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो जो भी आपने लास्ट क्वार्टर के रिटर्न फाइल किए हैं उसमें आपने जो भी लायबिलिटीज जनरेट किया है उसके बेसिस पे 35% चालान पेमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन दिया और वो 35% अमाउंट आपको भरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिक्स इंस्टॉलमेंट में जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक बार आपने ऑप्शन को मार्क कर दिया फिक्स इंस्टॉलमेंट में तो फिर आप सेल्फ असेसमेंट में नहीं जा सकते जब तक कि आपका एनुअल ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता है और आपके GSTR9 रिटर्न फाइल नहीं हो जाता, तब तक आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को चेंज नहीं कर सकते। बट इन सेल्फ असेसमेंट कभी भी आप चाहते हैं कि मुझे फिक्स इंस्टॉलमेंट में जाना है तो इमीडिएटली आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड सेलेक्ट करके आप उसको जा सकते हैं। लेकिन जैसे आपने 35% वाला ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो उसके बाद आप सेल्फ असेसमेंट में नहीं आ पाए। तो फिक्स सम मेथड दैट इज 35% चालान, the taxpayer must pay an amount, the tax mentioned in pre-filled चालान in GST PMT6, an amount is equal to 35% of the tax paid in cash। यानी कि या तो वो आप कैश आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो आप भर दो और नई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो आप उसका चालान जनरेट करके बैंक के थ्रू पेमेंट कर दो। अब हम थोड़ा बात करेंगे GSTR1 इसके फॉर्म सेक्शन की बात करेंगे। अभी तो हमने देखा था कि GSTR1 में नया चेंजेस जो आया हुआ है दैट इज QRMP स्कीम, क्वार्टरली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, है ना। अब हम GSTR1 के सेक्शन फॉर्म सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से सेक्शन के अंदर अपने को क्या क्या डिटेल फर्निश करना है। तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट के अंदर क्या होता है, अमाउंट समरी रिफ्लेक्ट होता है। दूसरे पार्ट के अंदर एडिंग इनवॉइसेस, यानी कि जैसे आपने वहां पे इनवॉइसेस की डिटेल को ऐड किया तो समरी में ऑटोमेटिकली आपका ऐड हो जाएगा। तो जैसे GST पोर्टल पे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद पर्टिकुलर रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होता है, रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करना होता है कि पर्टिकुलर कौन से पीरियड के लिए आप अपना GSTR1 फाइल करना चाहते हो। तो जैसे आपने पर्टिकुलर मंथ वो सेलेक्ट किया तो आपके डिटेल स्क्रीन में GSTR1 की पूरी स्क्रीन आ जाएगी। उसके अंदर आपको दो ऑप्शन देगा,
एक तो आप प्रिपेयर ऑफलाइन कर सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको एवरी मंथ के 10 तक आपको ये फाइल कर देना है। ड्यू डेट ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करता है, जनरेट करके आपको दे देता है। जैसे आप उस पर्टिकुलर पीरियड को सेलेक्ट करोगे तो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली उसका ड्यू डेट भी बता देता है कि ये डेट तक आपको फाइल करना है। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन लॉगिन करके आप वहां पे इनवॉइसेस ऐड करते जाइए डायरेक्टली, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑफलाइन यूटिलिटीज यूज कीजिए जो GSTR 1 के लिए यूज की जाती है, लाइक एक्सेल एक्सेल, या फिर आप उसके JSON फाइल को जनरेट करके, या फिर CSV टेम्पलेट फाइल में आप डिटेल को फर्निश करके करें। तो इसके दो ऑप्शन है रिटर्न फाइल प्रिपेयर करने के। चलिए हम पहले देखेंगे कि इसको ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रिपेयर ऑप्शन के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, वहां पे डिटेल हमें देगा ऑनलाइन प्रिपेयर करने का, और उसके अंदर अपने को अलग अलग सेक्शन मिलेंगे कि कौन कौन से सेक्शन के अंदर हम क्या क्या डिटेल फर्निश कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर, जैसे आप क्लिक करोगे प्रिपेयर पे, तो आपको एक ऑप्शन आएगा, उसमें पूरा डिटेल आपका फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि आपका GST नंबर क्या है, आपका लीगल नेम क्या है, बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर क्या है, रिटर्न का पीरियड क्या है, फाइलिंग स्टेटस क्या है, उसका ड्यू ऑन क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, कि आपका बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैप्चर कर जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें टर्नओवर की भी डिटेल्स ऑटोमेटिकली कैप्चर कर जाते हैं। आपने टर्नओवर डिक्लेरेशन किया है तो उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली वो भी अमाउंट कैप्चर कर लेता है, और नहीं है तो आप वो टर्नओवर की डिटेल आप वहां पे ग्रॉस डिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हमें डिटेल एक एक पहले तो समझना है कि इसका जो समरी रिपोर्ट्स रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि आप 4A 4B 4C सेक्शन 6 B2B इनवॉइसेस, इसके सारे डिटेल्स के समरी रिपोर्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि जो भी आपकी B2B इनवॉइसेस है, बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग है, उसके सारे इनवॉइसेस डिटेल यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पे B2C लार्ज इनवॉइसेस, तो B2C लार्ज इनवॉइसेस जो कि मैंने आप लोग को ट्रांजेक्शन करने के टाइम भी बताया था कि 2.5 लैक्स का इसका वैल्यूज है, ठीक है। और उसमें आपका क्या होना चाहिए कि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होना कंपलसरी है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, उससे रिलेटेड आप फाइल कर सकते हो जो भी आपके B2B सप्लाईज हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड से रिलेटेड, आपने अगर कोई एक्सपोर्ट किए हैं इनवॉइसेस तो 6A का डिटेल आपको यहाँ पे फर्निश करना है इस सेक्शन में, और उसका अमाउंट डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब इसमें नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ अमेंडमेंट की भी डिटेल्स आ जाता है। यानी कि सपोज आपने कोई इनवॉइसेस फाइल किया और उससे रिलेटेड कोई चेंजेस आ गया, तो वो डिटेल आप अमेंड कर सकते हो। B2C अदर डिटेल, यानी कि आपके ऐसे इनवॉइसेस जिसके अंदर 2.5 से कम उसकी वैल्यू और आपका इंटर हो स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट हो, ट्रांजेक्शन अनरजिस्टर्ड से रिलेटेड हो, ठीक है। तो उसके जो भी आप इनवॉइसेस ऐड करोगे उसका सारा डिटेल अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। इसके अंदर आपकी स्टेट वाइज सप्लाईज डिक्लेयर होती है। दूसरा नेक्स्ट हम आ जाते हैं नील रेटेड इनवॉइसेस। तो नील रेटेड इनवॉइसेस यानी कि ऐसा इनवॉइस जिसके ऊपर आपने कोई टैक्सेस चार्ज नहीं किए हैं, कलेक्ट नहीं किए हैं। 11A सेक्शन, यानी कि जो आपने एडवांस रिसीव किया है उसके ऊपर आपने टैक्स भरा है। इससे रिलेटेड मैंने ट्रांजेक्शन भी आप लोगों को बताया था टैली में किस तरीके से करना है। दूसरा है 11B सेक्शन, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, जो आपने एडवांसेस लिए at the time of invoice you want to adjust the amount of advances, तो आप यहाँ पे 11B के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें HSN एंड SSC समरी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अगर आपके सर्विस डीलिंग है तो SSC कोड वाइज आपको समरी प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और उसके टैक्स रेट वाइज डिटेल आपको प्रोवाइड यहाँ पे करना पड़ता है। आपके गुड्स हैं तो HSN वाइज आपको डिटेल मेंटेन करने पड़ते हैं। नेक्स्ट टेबल नंबर 13 डॉक्यूमेंट इशूड, यानी कि आपका
कौन कौन से इनवॉइसेस के लिए फ्रॉम सीरीज एंड टू सीरीज क्या है, आपने डॉक्यूमेंट का सीरीज जो मेंटेन किया है उसके डिटेल, कितने इनवॉइसेस आपके कैंसिल हो गए, तो सारे इनवॉइसेस के डॉक्यूमेंट समरीज आपको इसके अंदर डिक्लेयर करने पड़ते हैं। अब ये सभी डिक्लेरेशन करने के बाद आपको अगर कोई इसमें डिटेल प्रीव्यू करना है तो यहाँ पे एक प्रीव्यू का भी ऑप्शन देता है, उससे आप प्रीव्यू करके देख सकते हो। अदरवाइज आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके रिटर्न को वैलिडेट कर देगा, एक ऑप्शन देगा वहाँ पे, उसको चेक मार्क करना है, उसमें कंफर्म करेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फर्निश की है दैट इज करेक्ट, एंड देन आप उसको सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद आप डीएससी के थ्रू या फिर इन साइनर के थ्रू आप अटैच करके फाइलिंग कर सकते हो, या फिर ईवीसी जो ओटीपी के थ्रू फाइल करते हैं हम लोग, सेलेक्ट करके वहां से आप इजीली फाइल करा सकते हो अपने रिटर्न्स को। तो जैसे आप फाइल करोगे और आपके रिटर्न्स फाइल हो जाएंगे तो आपको एक एआरएन नंबर जनरेट होकर के मिल जाएगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, और आपका जो डॉक्यूमेंट जनरेट होगा उसमें क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि ये आपने रिटर्न फाइल कंप्लीट कर दिया है। तो ये तो एक सेक्शन पूरा कंप्लीट है जहाँ पे अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है। अब इन सभी सेक्शन के अंदर इंडिविजुअली अगर हम डिटेल में जाते हैं तो हमें वहां पे इनवॉइसेस एक एक ऐड करने होते हैं। लाइक बी टू बी इनवॉइसेस है तो वहां पे आपको सप्लायर का जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ेगा, नेम डालने पड़ेंगे, उसके इनवॉइस नंबर डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा ये था कि ये पूरे सेक्शन को अंडरस्टैंड करना। दूसरा क्या है, एडिंग इनवॉइस इन पर्टिकुलर सेशन। तो अभी हम देखेंगे आगे कि इसके इन सभी सेक्शन के अंदर कैसे हम इनवॉइसेस अपने ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं बी टू बी इनवॉइसेस की डिटेल को अपने को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो हम पर्टिकुलर उस सेक्शन के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहां पे अपने से डिटेल पूछेगा कि अपने को क्या क्या डिटेल इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। सेम वैसे ही आपका लार्ज इनवॉइसेस का है, स्मॉल इनवॉइसेस का है, तो उसके अंदर आपको क्लिक करके उसकी डिटेल को आपको ऐड करने पड़ते हैं। तो बी टू बी इनवॉइसेस पे जैसे हमने उधर क्लिक किया तो अपने से क्या क्या इंफॉर्मेशन पूछने वाला है। तो सबसे पहला तो बी टू बी है तो भाई उसका जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। फिर जैसे आप उसके जीएसटी नंबर को डालोगे ऑटोमेटिकली उसका नेम सिस्टम कैप्चर कर लेता है, और उसके बेसिस पे आपकी टैक्सेबल सप्लाईज कितनी, उसकी इनवॉइस वैल्यू कितना है, कौन से रेट से है, तो सभी डिटेल्स को आपको क्या करना पड़ेगा उसके अंदर डिक्लेयर करने पड़ते हैं। और जैसे आप उस स्क्रीन के ऊपर जाओगे तो पर्टिकुलर आपका जीएसटी नंबर वाइज रिकॉर्ड्स दिखेगा कि ये जीएसटी का इतना रिकॉर्ड्स है, ये जीएसटी के इतने टैक्स अमाउंट है। आपको ऐड करना है तो ऐड इनवॉइस का एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऐड इनवॉइस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बैक आना है तो दोबारा बैक आ सकते हो। ऐड इनवॉइसेस पे क्लिक करके आपको जीएसटी नंबर देखो, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक जीएसटी नंबर डालना आपको, फिर उसका टैक्स रिसीवर नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इनवॉइस नंबर, ये आपके सिस्टम में किस तरीके से इनवॉइस नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके डिटेल्स को आप डालोगे। फिर उसका स्टेट सेलेक्ट करोगे कि उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, वो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। उसमें ऑटोमेटिकली जैसे आपने प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट किया, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आपका इंटर है या फिर इंट्रा है, ऑटोमेटिक टाइप ऑफ सप्लाई कैप्चर कर लेता है। फिर उसके बाद उसका अगर कोई डीम्ड एक्सपोर्टर है तो वो सब ऑप्शन भी डिटेल दिया है, कोई एसीजेड सप्लायर है वो सब ऑप्शन भी दिए हैं, वो ऑटोमेटिकली चेक मार्क हो जाते हैं अगर आपने एसीजेड सप्लायर्स के जीएसटी नंबर्स को आपने जैसे इंसर्ट किया तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब इसमें जो इनवॉइस नंबर डालने वाले हो वो 16 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनवॉइस डेट
पर्टिकुलर वही पीरियड का होना चाहिए जिस पीरियड का आप फाइल कर रहे हो। इनवॉइस वैल्यू, टोटल आपकी इनवॉइस वैल्यू विच इंक्लूड द टैक्स अमाउंट ऑल्सो। अगर वो सप्लाई आपका आरसीएम इफेक्ट करता है तो आपको सेलेक्ट करना है, और अगर नहीं करता है तो उसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको इसमें अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड है तो वो भी डिटेल आपको चेक मार्क करने हैं। फिर आपसे इसके टैक्सेबल सप्लाईज डिटेल पूछेगा कि रेट वाइज इसका ब्रेकअप बताओ, यानी कि 12% में है या फिर 18% का है या 28% का है, तो उसका इनवॉइस वाइज उसकी टैक्सेबल सप्लाई का ब्रेकअप यहाँ पे दिखाओ। तो जैसे आपने ये डिटेल डाले, जैसे कुछ नील रेटेड है, कुछ टैक्सेबल है, तो ऑटोमेटिक आपके टैक्स अमाउंट कैप्चर कर लेगा। तो जैसे आपने टैक्सेबल डाला तो टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर सेस एप्लीकेबल है तो सेस आप इंसर्ट करोगे, अदरवाइज उसे डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे इसे सेव करोगे आपके एक रिकॉर्ड को सेव कर लेगा। तो आपकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी यहाँ पे, और वो एक वैलिडेट होने के लिए एक टाइम प्रोसेस लगता है। सेम वैसे ही आप अदर इनवॉइसेस जो भी आपको ऐड करना है आप इसमें एडेड कर सकते हैं। अब इसमें एक और भी ऑप्शन है कि सपोज आपकी कोई सप्लाई आरसीएम से रिलेटेड है, और अगर कोई टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है तो वो अगर डिक्लेयर करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसे जस्ट एक्सेप्ट कर लेना है, वो आपके GSTR1 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर रिसीवर ने मॉडिफाई किया है, कुछ चेंजेस किया है, तो उसका भी डिटेल रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाता है। और अगर उसने रिजेक्ट किया है तो रिजेक्टेड डिटेल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपकी ये इनवॉइस गलत जीएसटी इन पे पोस्ट हो गई है। अब इसका रिकंसिलेशन वैलिडेशन वही सेम, एक्सेप्टेड, पेंडिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को टैली में बताया था। तो सेम इसी तरीके से हम लोग एक एक सेक्शन के अंदर जा करके उसके डिटेल को फर्निश कर सकते हैं, और उसके डिटेल को हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे डालेंगे और उसको इंफॉर्मेशन को फर्निश करेंगे तो उसका अमाउंट डिटेल इस पर्टिकुलर सेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि उसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना है, टैक्सेबल कितना है, और टैक्स लायबिलिटीज कितना है। इसको वैलिडेट करने के लिए कुछ एक टाइम लगता है, 15 मिनट का टाइम लेता है। जैसे भी आप इनवॉइसेस डालोगे तो अमाउंट समरी रिफ्लेक्ट होने में एक 15 मिनट्स का टाइम लगता है। 15 मिनट के अंदर वो आपके इनवॉइसेस को वैलिडेट करके अगर कहीं पे एरर है तो आपको एरर रिमार्क करेगा कि आपने इस सेक्शन में एरर किया हुआ है। तो अभी डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर आप फाइल कर रहे हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके ओरिजिनल इनवॉइस कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट फाइल कर रहे हो, वो आपको डालना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट के अगेंस्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपका पोर्ट कोड मैंडेटरी हो जाता है, सप्लाई शिपिंग बिल नंबर मैंडेटरी हो जाता है। तो ये डिटेल आपको डालना पड़ेगा। अगर नहीं इंसर्ट करते तो फिर वो पोर्टल आगे पोस्ट आगे एरर दे देगा, आपको आगे पोस्टिंग करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। सेम B2C सप्लाई अदर्स के डिटेल को ऐड करते हैं, यानी कि ऐसे सप्लाई जिनका 2.5 से वैल्यू कम है, और उसमें अपने को पर्टिकुलर स्टेट वाइज अपने को डिटेल दिखाने पड़ेंगे कि इंटर है या फिर इंट्रा है। और जैसे आप इसके डिक्लेरेशन को करोगे उसका अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा टोटल। इसमें डिटेल नील रेटेड का भी है, नील रेटेड इनवॉइसेस अगर आपने फाइल किया है तो उसका डिटेल आपको
डालने पड़ते हैं कि टोटल आपकी टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है, नॉन जीएसटी है, नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है। तो उसकी डिटेल आपको इस सेक्शन के अंदर मेंटेन करना पड़ता है। ऐड करते हो तो वो डिटेल ऑटोमेटिक आ जाता है। सेम वैसे आपको 11A सेक्शन के अंदर मेंटेन करने हैं। 11A सेक्शन में अगर आपने कुछ डिटेल डाले हैं तो वो आप मेंटेन करोगे। नील रेटेड में एक चीज और भी रहता है, इसमें अलग अलग आपको सप्लाईज डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो कंज्यूमर है या फिर रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, इंटर सप्लाई है या फिर इंट्रा सप्लाई है। इसमें नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी के 3 अलग अलग कॉलम रहते हैं। जैसे कि हमने टैली में भी ट्रांजेक्शन एंट्री किया था, तभी अपने को दिखा था वहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन। सेम पोर्टल में भी वैसा ही ऑप्शन दिया हुआ है। आपको एडिट करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली एडिट कर सकते हो, अमाउंट डाल के आप उसे सेव कर सकते हो। फिर वहां से बैक बटन एक रहेगा, डायरेक्टली क्लिक करके आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे अपने। फिर HSN वाइज समरी डिटेल मेंटेन करना है। फिर आपके डॉक्यूमेंट समरीज मेंटेन करने हैं कि कब कौन से रेफरेंस से आपने कौन से रेफरेंस तक सेल्स इनवॉइस इशू किया है। लेकिन जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है, उनके लिए ये HSN समरी मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल रहता है। वो मेंटेन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन 1.5 करोड़ से अगर एक्सीड हो गया है तो उन्हें ये HSN समरी मेंटेन करना ही है। डॉक्यूमेंट समरी में पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में आपने कितने डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं, कितने आपके डॉक्यूमेंट कैंसिल हुए हैं, वो भी डिटेल आपको उसके अंदर डालने पड़ते हैं। इवन डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, अगर आप मल्टीपल वाउचर्स मेंटेन कर रहे हो, मल्टीपल रेफरेंसेस है, तो वो भी डिटेल आपको डालने पड़ते हैं। ये सब डालने के बाद आपको सेम वैसे ही सबमिट करना है, वैलिडेट करके। फिर आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर सकते हो, पीवीसी फाइल कर सकते हो, या फिर डीएससी के थ्रू अटैच करके आप अपने रिटर्न्स को फाइल करा सकते हो। अब हम देखेंगे इसमें कि GSTR1 को अपने स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल पे कैसे करना पहले तो। फिर उसके बाद हम आएंगे 3D में। तो उसके लिए एक स्टूडेंट लॉगिन कर लेंगे हम। यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना है आपको, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग गए थे। तो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे हम लोग। हमने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है तो हमें लॉगिन डिटेल से लॉगिन करना है। अब इसका लॉगिन डिटेल आपको ऑलरेडी ईमेल पे
आया होगा, तो वहां से मेल पे आपको जाकर के चेक करने हैं, ईमेल चेक करना आपको। हेलो। बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलो राज। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हाँ स्क्रीन तो शेयर है, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर है। नहीं दिख सर, नहीं रहा है। स्क्रीन ओके ओके, जस्ट अ मिनट, मैं चेक करता हूँ स्क्रीन दिख रहा है। अभी स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? हाँ यस सर। सर। हाँ सर, अभी दिखा। ओके गुड। तो हम स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद प्रोजेक्ट्स में गए और वहां से हमने उस पर क्लिक करके लॉगिन ऑप्शन में आ गए। और लॉगिन ऑप्शन में आने के बाद हमने लास्ट जो रजिस्ट्रेशन फाइल किया होगा उसका एक लॉगिन डिटेल आपको ईमेल पे आपके आया होगा, ठीक है। उससे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो मैं यूजर नेम एंड देन जो पासवर्ड मुझे सिस्टम ने जनरेट करके दिया है उसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे और लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे जो कैप्चा कोड बोल रहा है वो डाल देना आपको। एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दो। वैलिड कैप्चा, ओके ठीक है, 171065। तो ये लॉगिन हो गया है। तो जिस तरीके से जीएसटी के एक्चुअल साइट पे जाके आप लॉगिन करोगे सेम वैसा ही है। यहाँ पे हमने हिमानी इंटरप्राइजेस के नाम पे रजिस्ट्रेशन फाइल किया था। सेम हिमानी इंटरप्राइजेस का डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसमें अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए यूज करना है। तो ये पूरी साइट प्रैक्टिस करने के लिए ही है। आप इस पे कोई भी एक्चुअल वर्क को नहीं कर सकते, ओनली आपके प्रैक्टिस के लिए ही बनाया गया है। तो अभी यहाँ से रिटर्न डैशबोर्ड में हम जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, पर्टिकुलर रिटर्न का पीरियड सेलेक्ट करना है और पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट करने हैं। सपोज यहाँ पे अगर हम मई लेते हैं, मई लेना चाहते हैं, तो मई को हम सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपसे पूछेगा क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग आप कर रहे हो या फिर मंथली रिटर्न है आपका। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 से अबव है तो उसको आप यस एंड नो मार्किंग करोगे। सपोज मेरा एक्सीड हो रहा है तो उसे यस कर देंगे। उसके बाद वुड यू लाइक टू ऑप्ट क्वार्टरली फाइलिंग टैक्स रिटर्न, अगर हम उसको यस कर देते हैं तो यानी कि 1.5 करोड़ से हमारा अबव है लेकिन 5 करोड़ से क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा, पूरे पोर्टल को क्वार्टरली सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे हमने इसको सबमिट किया, हमसे एक कंफर्मेशन पूछेगा, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ से जाकर के पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं, टैक्स पीरियड सेलेक्ट करके सर्च कर लेंगे। या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली दोबारा सर्विस में जाकर के रिटर्न के ऊपर जाकर के यहाँ से रिटर्न डैशबोर्ड में भी क्लिक करके वापस आ सकते हो उसी स्क्रीन पे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, यू हैव सेलेक्टेड द क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न, थैंक्स। तो जो आपका QRMP स्कीम आया ना, उसके लिए ये फर्स्ट ऑप्शन इधर ही दे दिया है, आप डायरेक्टली क्लिक करके कर सकते हो और वो चेंज हो जाता है, पोर्टल ही आपका चेंज हो जाता है। ये तो आपका डेमो पोर्टल है इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा है ऑन स्क्रीन, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से करेंगे तो अपना पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। अब जैसे हम जून को सर्च करेंगे तो जून में हमें यहाँ पे अलाउ करेगा फाइल करने के लिए GSTR। तो हमें अगर ऑनलाइन फाइल करना है तो हम यहाँ से प्रिपेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिपेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो मैंने सेक्शन अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया था
वही सब डिटेल्स अपने को यहाँ पे क्या करना होता है, एक एक ऐड करने होते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डिटेल ये ऐड किया है इनवॉइस का, ऐड इनवॉइसेस कर देते हैं। एक जीएसटी नंबर हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे कोई भी एक जीएसटी नंबर आप इंसर्ट करा सकते हो। AATC सिटी 4596K1ZD। अब एक्चुअल पोर्टल में क्या होता है कि जैसे आपने जीएसटी नंबर डाला ना, तो उसका नेम ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है, लेकिन इसमें आपका नेम ऑटोमेटिक कैप्चर नहीं करेगा। इधर आपको प्रैक्टिस के लिए है तो आपको इधर इंसर्ट करने पड़ेगा। इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए पर्टिकुलर। सपोज जून के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जून ले लेंगे। 1 जून जो है हमारा इनवॉइस, वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से महाराष्ट्र स्टेट के लिए है, महाराष्ट्र स्टेट ले लेंगे। इधर से टोटल इनवॉइस वैल्यूज आपको यहाँ पे डाल देना है। तो सपोज यहाँ पे हमने जो ट्रांजेक्शन किए हैं टैली के अंदर, उसे स्टार्ट कर लेते हैं। GSTR1 एंड देन हमने ट्रांजेक्शन जुलाई में किए थे। अब इसमें लाइक कॉमटेक का है, सपोज एक ये जून में हम इनवॉइसेस ये सेम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे, अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमें डिटेल क्या करना पड़ेगा, एक एक ऐड करना पड़ेगा। और अगर हमने टैली से डायरेक्टली जेसन फाइल जनरेट करके अपलोड किया तो एक्चुअल पोर्टल में ऑटोमेटिक हो जाता है, बट आपके स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल पे ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस के लिए एक एक आपको यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साइट आपको बनाया गया प्रैक्टिस करने के लिए ही। एक्चुअल डेटा इस पे काम नहीं करेगा। तो टोटल हमारा इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे कितने का जनरेट हो रहा है, तो 1,08,375 क्योंकि 48 है तो वो राउंडिंग नहीं होगा, तो इट इज 1,08,374। दूसरा, इसके अंदर अपने को अभी टैक्स का डिटेल ब्रेकअप करना है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहते हैं तो Alt+A प्रेस कर देंगे। Alt+A प्रेस करेंगे तो डिटेल वाइज अपने को दिख जाएगा सब
5% भी है, 18% भी है अपना टैक्सेबल, दोनों चीजें हैं। और इसमें एक चीज और अपना, ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, कॉमटेक का इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। यानी कि यहाँ पे हमने कौन से स्टेट का लिया है, तो दिल्ली स्टेट का रजिस्ट्रेशन है। तो हमें यहाँ पे पोर्टल में फाइलिंग करने के टाइम में एक चीज ध्यान रखना होगा कि एक्चुअल वही जीएसटी लेना है हमें, जो जीएसटी टैली के थ्रू हम लोग रूट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन। तो और यहाँ पे हमें स्टेट दिल्ली ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने दिल्ली स्टेट लिया ना, तो जो CGST SGST है वो यहाँ से निकल गया, ओनली क्या आ गया, इंटीग्रेटेड टैक्स करके आ गया। अब इसमें अपने को क्या करना है, डिटेल ब्रेक करने टैक्स के। तो ऑल्ट प्लस ए प्रेस किया टैली से, ऑल्ट प्लस F1 में चले गए। अब यहाँ पे जो 18% हमारा चार्ज हो रहा है टैक्स, उसका टैक्सेबल वैल्यू 10,816 है। तो 18% के कॉलम में आएंगे 10,816 की डिटेल जैसे हम डालेंगे, ऑटोमेटिक उसका टैक्स अमाउंट कैप्चर कर जाएगा 1946.88। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अपना 1946.88 ऑटोमेटिक आ गया। दूसरा यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट लिया है जिसका टैक्सेबल रेट है 5%, तो 7,200 का है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 7,200 डाल देना है। तो जैसे हमने 7,200 डाला यहाँ पे, तो उसका अमाउंट ऑटोमेटिक टैक्स कैप्चर कर लेगा। फिर उसके बाद सेम 5% के केस में एक और भी है, तो आप डायरेक्टली दोनों को एक साथ ऐड करके भी डाल सकते हो। तो 10,392, तो हम लोग अगर यहाँ पे 10,392 अगर हम ऐड करते हैं तो ये टोटल ऐड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एक 18% और है, तो हमने अलग अलग डिटेल जो डाला हमें एक साथ ऐड करके ही डाल देना चाहिए था। तो ये कितना अपना 70,000 प्लस 10,000 यानी कि 80,860। तो इसका टैक्स अमाउंट टोटल कैप्चर हो गया। यहाँ से कर देंगे हम इसे सेव। जैसे हमने सेव किया, हमारा यहाँ पे सेल्स इनवॉइस सेव हो जाएगा। तो सेव करने के बाद आप बैक करोगे, क्योंकि इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है आपके पोर्टल में, एक्चुअल पोर्टल में। यहाँ पे इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो इंटीग्रेटेड टैक्स आपका इमीडिएटली आ गया। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके समरी में एक टाइम प्रोसेस रहता है, उस टाइम के बाद वैलिडेट होने के बाद पोर्टल पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। वो एक 15 मिनट्स का टाइम रहता है। और कई बार क्या होता है, अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे एक जनरेट समरी करके ऑप्शन एक लास्ट में आता है, जनरेट GSTR1 समरी, क्लिक करेंगे तो हमारा GSTR1 समरी जनरेट हो जाती है। अब उसके बाद इसका यहाँ पे HSN वाइज डिटेल अगर अपने को मेंटेन करना है तो इधर आ जाएंगे, HSN समरी डिटेल इधर से ऐड कर देंगे, ऐड डिटेल पे जाएंगे और यहाँ पे HSN कोड इसका डाल देंगे। जैसे कि हमने इसमें HSN कोड वाइज जो जो डिटेल डाले होंगे, ये सारी डिटेल्स अपने को समरी रिपोर्ट्स के अंदर दिखेगा। जैसे कॉम्टेक ट्रेडर का है, इसका जून में ट्रांजेक्शन हमने किया, तो ये टैली में भी हम क्या करते हैं, इस ट्रांजेक्शन को डुप्लीकेट बना देते हैं, जून में कर देते हैं। ओनली सेल्स वाउचर टाइप, वाउचर टाइप लेते हैं एंड नेम इज कंटेनिंग सेल्स। तो सेल्स से रिलेटेड हमारा जो भी वाउचर है आ जाएगा। इसमें ये कॉमटेक ट्रेडर्स के ट्रांजेक्शन को डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो Alt+2 प्रेस करके इसे डुप्लीकेशन में ले जा करके 1 जून को हम इसे ऐड कर देते हैं और इसका इनवॉइस नंबर चेंज कर देते हैं, लाइक सेल्स प्लस June 1 ऐसा कर देते हैं कुछ। इंटर 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 करके इसे एक्सेप्ट करा देंगे।
तो अब हम अगर GSTR1 का रिपोर्ट जून का अगर चेक करते हैं तो इसके अंदर ये ऐड हो चुका है B2B सप्लाईज, और इसका यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट समरी भी जनरेट होता है। तो डॉक्यूमेंट समरी में भी देखोगे यहाँ पे सीरियल नंबर 2 से 2 टोटल इनवॉइसेस एक ऐड हुआ है नेट इश्यू। तो ये बता देगा यहाँ पे आपको एक समरी वाइज रिपोर्ट जनरेट होती है, HSN समरी वाइज। तो यहाँ पे HSN समरी वाइज 18% का जनरेट हो गया, इधर आपका 5% का जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये डिटेल भी अपने को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे आप F12 प्रेस करके इसे गुड्स एंड सर्विस HSN एंड डिटेल वाइज आप इसे कर सकते हो। शॉर्ट बाय डिफॉल्ट है, आप डिस्क्रिप्शन वाइज सॉर्टिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से सॉर्टिंग ऑर्डर को भी चेंज करा सकते हो। तो यहाँ पे हम डिटेल ऐड कर लेते हैं। पोर्टल में चले जाएंगे, पोर्टल में जाने के बाद सबसे पहला HSN कोड पूछ रहा है, तो 847029, तो 847029 यहाँ पे HSN कोड डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या डाला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। यहाँ पे UQC क्या हमने डाला है, पीसेज है, तो पीसेज ले लेंगे। फिर टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी टोटल 9, तो इधर 9 डाल देंगे। टोटल वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो टोटल वैल्यूज हमारा कितना है, तो 95,362.88। उसके बाद टैक्सेबल पूछ रहा है, तो 80,860, तो 80,816। उसके बाद टैक्स का डिटेल पूछेगा, तो उसमें इंटीग्रेटेड टैक्स है 14,546.88, तो 14,546.88। इसके बाद दूसरा है, इसको हम ऐड कर अभी ये कर देंगे, सेव ऐड करा लेंगे। जैसे हम इसे ऐड करते हैं, क्या पूछ रहा है अभी अपने से, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। तो सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स तो अपना इसके ऊपर है ही नहीं, तो इट इज 0, तो यहाँ पे 0 कर देंगे हम। इधर भी आपको 0 कर लेना है। प्लीज इंटर द सेस, तो सेस को भी 0 करने के लिए बोल रहे हैं, इधर सेस भी हमारा एप्लीकेबल नहीं, तो इधर 0 कर देंगे और इधर से हम ऐड कर लेंगे। तो देखो ये कि हमारा HSN समरी का डिटेल एक ऐड हो गया। दूसरा ऐड करना है तो सेम वैसे ही ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है, HSN कोड डाल देंगे। अभी क्या है 527। डिस्क्रिप्शन में क्या डालना अपने को, मिल्क प्रोडक्ट, उसका UQC क्या दिया हुआ है, किलोग्राम में है। टोटल क्वांटिटी कितना है 18। टोटल वैल्यू कितना है, तो 13,011.60। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना 12,392। अब इसके ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, तो 619.60। सेंट्रल टैक्स 0 हो जाएगा, स्टेट टैक्स 0 हो जाएगा, सेस 0 हो जाएगा। अब इसे यहाँ से ऐड करा लेंगे, तो ऐड हो गया इधर डिटेल। तो इस तरीके से जितने भी आपके डिटेल्स हैं उसे आपको HSN समरी में ऐड कर लेना है। अब इधर से कर देंगे हम बैक। बैक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट समरी मेंटेन करना है, तो डॉक्यूमेंट समरी वैसे ही क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट समरी के ऊपर, आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, तो वो डिटेल आपको डालने पड़ेंगे। तो इधर हम यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल
टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 13 जनरेट होता है। तो फ्रॉम 2 से 2 है, टोटल 1। तो यहाँ पे 2 इधर भी डाल देंगे 2, तो टोटल 1, कैंसिल इज 0, और इसे यहाँ से सेव करा लेंगे। लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा अपने को सेव करने का। सेव या यहाँ से डायरेक्टली बैक करोगे तो आ जाएगा। एक इधर ऐड डॉक्यूमेंट बोल करके और रहता ऑप्शन, सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब इधर से हम बैक कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट समरी यहाँ पे 1 ऐड हो गया, HSN समरी आपका यहाँ पे जनरेट हो गया, B2B इनवॉइसेस आपने जो ऐड किए थे वो यहाँ पे ऐड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में चेक मार्क करना है आपको, यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको फाइलिंग के लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ से इसे चेक मार्क करोगे, जो आपने ऑथराइज सिग्नेटरीज रजिस्ट्रेशन के टाइम में डाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। फाइल विद DAC सेलेक्ट कर लो, DAC नहीं है तो आप यहाँ से EVC फाइल करोगे, और आपके OTP मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा 123456 में डाल देता हूँ यहाँ पे जो OTP आया है, और इसको वेरीफाई करा देते हैं। जैसे हमने वेरीफाई करा, यहाँ पे ARN नंबर सिस्टम से जनरेट हो गया कि जून का आपका रिटर्न फाइल हो चुका है। और इसका कंफर्मेशन एक ईमेल आईडी पे भी हमारे आ गया होगा कि हमने पर्टिकुलर जून के टैक्स पीरियड के लिए हमारा रिटर्न फाइल हो गया है। उसका एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको आपके ईमेल पे भी आ जाती है। तो यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट आप देखोगे आ गया है। ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, और ये आपका जनरेट हो गया है कि आपका पर्टिकुलर ये डेट को ये टाइम पे आपने रिटर्न फाइल कर दिया। तो ये है GSTR1 का सिस्टम। इस तरीके से हम फाइल करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन अगर हमें फाइल करना है डायरेक्टली टैली के थ्रू, तो हम कैसे करेंगे, एक चीज वो भी देख लेते हैं। तो लाइक हमें जुलाई में करना है, तो 1/7 हमने यहाँ पे 1/7 से लेके 31/7 के ट्रांजेक्शन हमने ऑल सप्लाईज डिटेल इसमें डाले थे। अब यहाँ से हमें रिटर्न को एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ से Alt+E प्रेस करना है। ई रिटर्न में आप जाओगे। ई रिटर्न में जाने के बाद यहाँ से आपको JSON डेटा इंटरचेंज करके आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा किधर आपको सेव करना है, तो आप अपना डायरेक्टरी लोकेशन पाथ सेलेक्ट कर लो जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हो इसे। सपोज मैं B ड्राइव के अंदर GST ट्रेनिंग असेसमेंट फोल्डर के अंदर मैं इसे रखना चाहता हूँ। इसके अंदर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी यस कर दिया, तो डॉक्यूमेंट समरी भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। एंड ऑल वाउचर्स को एक्सपोर्ट करना है। यहाँ से ई प्रेस करेंगे तो हमारे इंफॉर्मेशन को सेंड कर देगा वहां पे पर्टिकुलर फोल्डर में। तो ये चला गया, फोल्डर के अंदर आ गया यहाँ पे ये जुलाई के इनवॉइसेस। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं अपने स्टूडेंट लॉगिन में, और यहाँ पे आने के बाद हम रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ से टैक्स पीरियड सेलेक्ट करेंगे, सपोज जुलाई का है तो जुलाई सेलेक्ट कर लेंगे। सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे।
हमने रिटर्न को क्वार्टरली सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए वो हमें मंथली ऐड करने के लिए नहीं दे रहा है। तो एक बार होम टैब पे आ जाते हैं। अब ये जैसे होम टैब पे क्लिक किए, आपका डायरेक्टली जीएसटी एक्चुअल से लॉगिन हो गया। तो कई बार क्या होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डायरेक्टली आपके जीएसटी के एक्चुअल साइट से भी लिंक हो जाता है, क्योंकि कॉपीराइट साइट है हमारा। यहाँ पे देखो एक प्रिपेयर ऑफलाइन करके ऑप्शन आ रहा है, ये एक्चुअल साइट में भी वैसे ही मिलता है। ठीक है, यहाँ से ब्राउज करके जो आपकी जेएसएन जनरेट होगी ना, उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। तो जैसे अपलोड करोगे आपके एक्चुअल साइट में ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। फिर प्रोसेस कर जाएगा और आपको उधर बता देगा, अगर कुछ एरर रहेगा तो इधर एरर भी बता देगा, नहीं तो आपकी फाइल डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, फ्रीवी फॉर्म सेक्शन। इसमें भी सेम वैसा ही है, अमाउंट समरी है और दूसरा आपका एडिंग इनवॉइस डिटेल है। अब इसके अंदर एक एक इनवॉइसेस आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आपका टोटल वैल्यूज आउटवर्ड में कितना हुआ, इनवर्ड में आपके कितने हुए, वो डिटेल्स को आपको डाल करके अगर आपका कोई टैक्स पेमेंट अगर डिफरेंस निकल रहा है तो उसका पेमेंट चालान जनरेट होगा और उसको पेमेंट करके आप आगे फाइलिंग कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल पोर्टल पे, जो जीएसटी का ऑफिशियल पोर्टल है, उस पोर्टल पे किस तरीके से सिस्टम जनरेट करता है और उसका एक फोटो कॉपी लुक क्या है और कैसे जनरेट किया जाता है। तो जीएसटी को प्रिपेयर करने के लिए भी सेम वही दो ऑप्शन है, एक तो आपका ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में आपको सेम वैसे ही यूटिलिटीज डिटेल्स से आप फाइल जनरेट करोगे और उसको आप ले जा करके पोर्टल पे अपलोड कर दोगे, और ऑनलाइन में जाते हो तो आपको वहाँ पे एक एक डिटेल्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार आपने जीएसटी R1 को फाइल कर दिया तो आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है तो डायरेक्टली आपको कोई भी ऑप्शन अलग डिटेल अमाउंट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, नील रिटर्न ऑप्शन के ऊपर डाला आपने और फाइल हो जाएगा। एक्चुअल साइट को लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाओगे, पर्टिकुलर टैक्स फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करोगे, टैक्स पीरियड आप सेलेक्ट करोगे, टैक्स पीरियड को सेलेक्ट करने के बाद आप वहां से सर्च कर दोगे। सर्च करने के बाद आपको 3B का ऑप्शन आएगा। तो 3B के ऑप्शन पे आपको क्या करना है, पहले तो क्लिक करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन करते तो आपको जेएसएन फाइल अपलोड करने होंगे। जैसे आप ऑनलाइन करते हो उसमें कुछ इसके पैरामीटर्स हैं जो कि आपसे पूछेगा, वो आपको चेक मार्क करने होंगे। लाइक आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हो क्या,
डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? अगर आप यस करोगे तो बाकी आपके कोई भी पैरामीटर्स नहीं पूछेगा। दूसरा है उसमें हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग नील रेटेड एग्जेम्प्टेड नॉन जीएसटी सप्लाई रिसीव इन एनी लायबिलिटीज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के में है टेबल पॉइंट 3 का पूरा आउटवर्ड, वो आप यस कर दोगे। चाहे वो B2B हो चाहे B2C हो 11A, वो सारे डिटेल्स को आप यस करा करके नेक्स्ट आगे प्रोसीड कर सकते हो। जैसे आप यस करोगे फिर आपको वो टेबल एक्टिव हो जाएगा। और सबसे पहला तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे GSTR1 में दिख रहा है वैसे यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। और इसमें भी सेम वैसे ही आपका एक एक टैब समरीज जनरेट होता है और उस पर आप क्लिक करके एक एक अमाउंट्स को आप ऐड करा सकते हो। जैसे GSTR 3B के अंदर पहला टेबल होता है 3.1 जिसमें आउटवर्ड सप्लाईज का डिक्लेरेशन किया जाता है। टोटल सेल्स के डिटेल चाहे वो आपका B2B हो चाहे B2C हो, टोटल डिटेल्स आपको उसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं। ऐड करने के बाद उसमें जो भी अमाउंट्स हैं आप डालोगे एंड देन उसे सेव रिटर्न्स के ऊपर आप क्लिक करोगे। फिर सेव रिटर्न करने के बाद आप बाद में उसे एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली प्रोसीड टू पेमेंट करके आप उसे पेमेंट फाइल भी कर सकते हो। अगर आपने कोई एंट्रीज को दोबारा रीसेट करना है, आपने जो भी डिटेल डाल दिया तो रीसेट पे क्लिक करके भी आप पूरे फॉर्म डिटेल्स को आप रीसेट करा सकते हो। अब इसके अंदर आपका जीरो रेटेड सप्लाई, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, RCM सप्लाई, वो सब सप्लाईज आपको टेबल 3.1 में डिक्लेयर करने पड़ेंगे। फिर 3.2 टेबल के अंदर आपको ऐसा कोई सप्लाई जो कि आपका UIN होल्डर का है तो वो आपको डिटेल दिखाने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका टेबल नंबर 4 जो कि एलिजिबल ऑफ ITC का पार्ट है। उसमें आपको जो ITC है आपके वो आपको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, CGST SGST का, वो डिटेल आपको उसके अंदर डालने पड़ेंगे। ये UIN होल्डर वाला डिटेल है जिसमें आपको उसका GST नंबर, उसका टैक्स अमाउंट, वो डिटेल ऐड करके आपको कंफर्म करने पड़ते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो आप वहां से रिमूव भी करा सकते हो। सेव जैसे करोगे रिटर्न्स को तो उधर एक मैसेज भी आ जाएगा, सेव रिटर्न रिक्वेस्ट रिटर्न है सेव्ड, ऐसा करके एक मैसेज भी आता है। ये आपकी डिटेल्स जितने भी 3.1 3.2 टेबल नंबर 4 के अंदर जो भी आप डिटेल डालो तो उसका एक ड्राफ्ट कॉपी भी आपका PDF जनरेट होता है, उसमें आप चेक कर सकते हो। कोई भी डिटेल्स उसमें आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, मॉडिफाई करने के बाद आप उसे फाइल कर सकते हो। बट जब तक आपका पेमेंट चलान कंप्लीट नहीं होता है, पेमेंट का कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपका GSTR 3B फाइल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप 3B फाइल करने के बाद आप पेमेंट करोगे, पहले आपको पेमेंट्स क्लियर करने पड़ेंगे अगर आपकी लायबिलिटी जनरेट हो रही है तो। और नहीं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है बैलेंस तो वो डायरेक्टली यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। सेटअप होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी लायबिलिटीज को सेटअप करने के लिए बोलेगा कि आपने कितना इसका टैक्सेबल के अगेंस्ट में आपने कितने ITC क्रेडिट लेजर से यूज किए, कितने आपने कैश में यूज किया। अगर कोई एडिशनल लायबिलिटीज आपके क्रेडिट लेजर से नहीं सेटअप हो पा रही है तो उसका एडिशनल कैश डिटेल जनरेट हो जाता है। उसके लिए आपको चालान जनरेट करके पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद आप उसको एडजस्टमेंट करोगे पोस्ट पेमेंट, मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, वैसा ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसे सेटअप करोगे एंड देन प्रोसीड टू फाइल के ऊपर क्लिक करके आप उसे फाइल करोगे। तो ये जो चालान जनरेट हो रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो जाएगा, कितना आपका CGST SGST या फिर IGST का है तो चालान
अब आपको ऑप्शन देगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है। नेट बैंकिंग के थ्रू है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद कंटिन्यू एंड देन ड्राफ्ट प्रीव्यू करके देखना है तो उसमें ऑप्शन है प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR3 भी, क्लिक करके आप इसे देख सकते हो। और आपका जैसे पेमेंट क्लियर हो जाएगा एडिशनल कैश रिक्वायर्ड वो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर आप उसे पोस्ट क्रेडिट लेजर एडजस्टमेंट करा सकते हो, यस मार्क करोगे देन आपका जो भी लाइबिलिटीज है उसकी क्रेडिट और कैश लेजर के सामने सेटअप हो जाएगा। देन मैसेज आपके ऑन स्क्रीन आएगा सेटअप सक्सेसफुली एंड देन प्रोसीड टू फाइल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। एक बार आपने सेटअप कर दिया तो दोबारा आप कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते। फिर आपको सेम वैसे ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करके ईबीसी या फिर डीएससी के थ्रू फाइल कर लेना है। एंड देन स्क्रीन पे आपको आ जाएगा कि आपका रिटर्न फाइल सक्सेसफुली हो चुका है और उसका एक ARN नंबर भी जनरेट करके दे देगा। बाद में आप अपने पूरे 3B के डेटा को डाउनलोड कर सकते हो, PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और आपका डैशबोर्ड स्क्रीन में उधर स्टेटस मार्किंग आ जाएगा कि आपका रिटर्न फाइल हो चुका है। अब हम थोड़ा अपने जो भी अभी टॉपिक से रिलेटेड अपने जो सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट्स थे उसका पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात करेंगे कि ICA में जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या कंटेंट रहेगा और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो टोटल 100 मार्क्स की एग्ज़ाम है जिसमें आपको 50 मार्क्स ऑफलाइन और 50 मार्क्स ऑफलाइन दोनों चीज़ें रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। तो ऑनलाइन में MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जिसका प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट पे भी कर सकते हो। और अभी तक के जितने भी सेशन हुए हैं उसमें आप सभी को मैंने प्रैक्टिस भी कराए हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन भेज करके आपने प्रैक्टिस उस पर भी किया है। तो हम देखेंगे कि इसका पैटर्न किस तरीके से रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके ICA के लॉगिन में ही जाना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड में जाइए। और यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है CA एंड देन आपको यहाँ पे एक सैंपल कॉपी मिल जाएगा GST का, सैंपल पेपर GST अगस्त 2019, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए।
हेलो हेलो। वैभवी, आप कुछ बोलना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो, आपने अनम्यूट किया है। ओके, हम लोग दूसरे ब्राउजर से लॉगिन कर लेते हैं। तो इसमें ये जो 50 मार्क्स का ऑफलाइन क्वेश्चन होगा, इसमें आपको क्या करना रहेगा, एक कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करना है, और उसमें यहाँ पे एक एक ट्रांजेक्शन डिटेल दिया है, जो कि आपको ये ट्रांजेक्शन पास करने हैं। और उसमें एक ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा कि आपको क्या करना है, GSTR3B ऑफलाइन जनरेट करके आपको फाइल देनी है। मतलब लाइक आपने जो 3B यहाँ से जनरेट करते हैं हम लोग एक्सेल फॉर्म में, वो फॉर्म आपको जनरेट करके क्या कर देना है, उसे दे देना है। जैसे टैली में आपने ट्रांजेक्शन किया, और उस पे आप यहाँ पे 3B में चले जाइए, GSTR3B, और यहाँ से जाकर के आप अपने रिटर्न्स को जनरेट करेंगे। मैं जुलाई के लिए मैंने पूरे ट्रांजेक्शन किए, तो मैं जुलाई का यहाँ पे टैक्स पीरियड टाइम दे लेता हूँ, और Alt+E प्रेस करेंगे, ई रिटर्न में जाएंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट ले लेते हैं। यहाँ पे आप अपने डायरेक्टरीज को सेलेक्ट कर लो जहाँ पे आपको ये फाइल सेव करनी है। एक्सेल यूटिलिटीज इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ पे JSON फाइल में ही इसे लेना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन में वो फाइल सपोर्ट नहीं करता। दूसरा, अगर इसमें डायरेक्टली एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए पूरा स्क्रीन बोला है, तो ऑन स्क्रीन भी आप इसे एक्सपोर्ट करा सकते हो। Alt+E प्रेस करोगे, करंट स्क्रीन ले लेना आपको। यहाँ से बैक करके कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के आप इधर डिटेल फॉर्मेट ले लो, और इसका फाइल फॉर्मेट टाइप चेंज कर दो यहाँ पे एक्सेल, एंड देन फाइल नेम इज GSTR3B। अब इधर से स्केप करके इसे सेंड कर देंगे हम, तो ये एक्सेल में एक जनरेट होकर के मिल जाएगा हमें। तो कुछ इस तरीके के ही आपके ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिए रहते हैं। अब इसमें सेल्स के ट्रांजेक्शन पास करने, अभी वो परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पास करना, ठीक है, उसका आईटीसी क्लेम करना, तो ये सब ट्रांजेक्शन आपको एक टैली पे इस तरीके से क्वेश्चन पेपर दिया रहता है, जो कि आपको करना होता है सॉल्व। तो ये 50 मार्क्स का रहता है, और 50 मार्क्स का ऑनलाइन रहता है MCQ बेस्ड। उसको भी आप अपने स्टूडेंट लॉगिन से प्रैक्टिस कर सकते हो।
इसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर से ही लॉगिन करना होगा, ये ध्यान रखना है। एंड देन आप यहाँ से एग्जाम में जाओगे, मॉक एग्जाम के ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ से मॉक एग्जामिनेशन में जाओगे। एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जीएसटी 2018, यहाँ पे ऑल चैप्टर के ऊपर आप क्लिक कर दो। यहाँ पे एक मैसेज आएगा, डू यू वांट टू स्टार्ट एग्जाम, आप ओके कर दो। यहाँ पे एक कंफर्मेशन पूछेगा यस, तो उसको यस मार्क कर देंगे। देन यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस देगा। ऑनलाइन जब भी आपका एक्चुअल एग्जाम होगा तो उस टाइम में टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, इसमें आपको 20 क्वेश्चन ही देता है। साइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है या फिर डेवलपमेंट चालू है, इसलिए नहीं खुला। एक बार और ट्राई करते हैं हम। ये देखो, हमने एक्सेल में एक्सपोर्ट किया 3B, ये इस तरीके से एक्सपोर्ट होकर के दिख जाएगा जैसा कि नॉर्मली आप लोग करते हो एक्सपोर्ट। तो यहाँ से एग्जाम सेक्शन में जाकर के हमें मॉक एग्जाम के ऊपर क्लिक करना है। मॉक एग्जामिनेशन एंड देन जीएसटी ऑल चैप्टर, ओके, यस। तो डायरेक्टली साइट ही क्लोज हो जा रही है। एक मिनट, एक सेटिंग होता है, हम चेक कर लेते हैं।
तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप अपने इसमें स्टूडेंट लॉगिन में जाकर के मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक करना होता है, देन वो स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट। यहाँ से एग्जाम में जाके मॉक टेस्ट पे जाओगे, मॉक टेस्ट पे जाने के बाद यहाँ से मॉक एग्जामिनेशन, एंड देन यहाँ से आप जीएसटी पे जाओगे, ऑल चैप्टर के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ एक पॉपअप आएगा, इसको ओके मार्क करना है। अभी ये ओनली इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए बोल रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही ये यूज हो पाएगा, तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही उसको करना। उसमें टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन को आपको एक एक सबमिट करके रिस्पॉन्स फाइल करने हैं, देन सबमिट करना, आपका इमीडिएटली रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए हो गया, और ये ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम पैटर्न हो गए। इस तरीके से आपका जो एग्जाम होगा आईसीए में, आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। और अगर किसी को कुछ क्वेरी है अभी, तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। मैंने सिलेबस वाइज पूरा कंप्लीट करा दिया है अभी। अगर किसी को होकर के आप पूछ सकते हैं। और आज का लास्ट सेशन है हमारा, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक अपना वीडियो ऑन करें, और ओवरऑल सेशन आपको कैसा लगा। अभी ये हमने टोटल 7 संडेज में हमने पूरे सेशन को कंप्लीट कर लिया, तो आपको ये सेशन ओवरऑल कैसा लगा है, एक फीडबैक भी आप लोग का चाहिए। तो एक 5 मिनट्स का मैं आप लोग का टाइम लेना चाहूँगा। 5 मिनट आप अपने वीडियो को ऑन करें, आपको सेशन कैसा लगा, आपने क्या इससे सीखा, वो एक छोटा सा एक ओवरव्यू आप लोगों से चाहिए। तो एक वीडियो आप 1 बाय 1 या फिर एक साथ भी ऑन कर सकते हैं आप वीडियो। और आज जैसा कि हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है, और आपको अगर कोई भी क्वेरी आगे रहती है, तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी ऑलरेडी वहाँ पे है, आप वहाँ पे डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। सर जी बोलिए। एग्जाम कभी होंगे सर? एग्जाम्स के डेट्स अभी सेंटर डिसाइड करता है, वो होगा, मे बी हो सकता है नेक्स्ट वीक तक, या फिर विद इन 10 डेज, जैसा होता है वो एक शेड्यूल आपके सेंटर में लग जाएगा और आपको देने पड़ेंगे। ओके। ठीक है, हाँ सर। और किसी को कुछ क्वेरी है, एक वीडियो ऑन करो आप सभी लोग, मैं चाहता हूँ एक छोटा सा कम्युनिकेशन हो, एंड देन विल स्टॉप द सेशन। शिल्पा, आपको कैसा लगा ओवरऑल सेशन? अच्छा था सर। एनीवन एमसीक्यूज जो होते थे उसके वजह से रिवाइज भी हो जाता था। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहता है? कैसा लगा आप लोगों को सेशन ये जीएसटी का? हमने 7 सेशन में पूरा जीएसटी के सेशन को कंप्लीट किया। आप सभी के पास वीडियो स्क्रीनिंग भी है, आप उसे कभी भी देख सकते हैं। हाँ राफेल, कैसा लगा आपको सेशन? शुभांगी, कैसा लगा सेशन आपको? शुभांगी, आप म्यूट पे हो, अनम्यूट हो जाइए। सर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा था, सॉल्व हुई है, and with the help of MCQs we were able to practice the GST and learn it quite easily. और
आपने सर जो रिकॉर्डिंग भेजी है वो काफी हेल्पफुल होती है स्टडी के लिए. थैंक यू फॉर दैट. वेलकम. ऑलवेज. हेलो. हाँ सर, अच्छा रहा सर. हेलो. आपने टोटल 7 सेशन अटेंड किए कंटिन्यूअसली, काफी हाँ. प्रैक्टिस भी किए. ओवरऑल सेशन हाँ. आपको ओवरऑल सेक्शन अच्छा रहा सर. ये प्रैक्टिस करने को भी अच्छा था. काफी सेक्शन प्रैक्टिस से, करने के लिए भी मिले आपको, रिकॉर्डिंग से. हाँ. रिकॉर्डिंग से भी हाँ हेल्प सर. हुआ, स्टडी मटेरियल्स मिले, हाँ. से भी हेल्प हुआ. स्टडी मटेरियल. हाँ सर. तो अभी आगे कोई भी क्वेरी रहती है तो आप डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप सभी के लिए. जी सर. और कोई स्टूडेंट है जो कनेक्ट होना चाहता है? रीटा, प्रियंका, ओके. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. अब मैं सेशन को स्टॉप करता हूँ.